हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी को वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एक बार थम्स अप दे दीजिए। तो आज हम लोग अपनी एक जर्नी शुरू करने वाले हैं इनटू द एंशिएंट विजडम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी जननी है, जननी ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, उसके बारे में लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी लोग ऑकल साइंस से जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले तो क्लास को प्लीज़ इंटरैक्टिव रखिए। क्लास के में आप कैमराज़ ऑन कर लीजिए, चैट कॉलम के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आ रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, सो दैट क्लास को और इफ़ेक्टिव हम रख सकें। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न कैसे प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर को, क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स? Okay, so चलिए, so let us all welcome mentor for your class, and I'm honored to have us here, डॉक्टर भावना बाहेती मैम। भावना मैम से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, उनका ओवर अ डेकेड का एक्सपीरियंस है। एंड वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड कि कितने अच्छे से मैम जो है आपके सामने कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको कॉन्सेप्ट के लॉजिक समझ में आते हैं। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब पढ़ते हैं, लेकिन लॉजिक पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस क्लास को विद आवर लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स विद डॉक्टर भावना बाहेती मैम। मैम प्लीज स्टार्ट द क्लास। थैंक यू प्राची जी। वेलकम ऑल, जय श्री कृष्णा। आपकी क्लास में सभी का स्वागत है। हाँ सॉरी, हाँ। वेलकम ऑल, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अगेन एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का एक मास्टर क्लास लेके आए हैं। डेफिनेटली इस क्लास में भी हम एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज को समझेंगे, साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारी डे टू डे एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे काम आ सके। अगर हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, बट आज हम कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे जिससे हम जान पाए कि प्लैनेट हमारे साथ कैसे लिंक्ड होते हैं। हर किसी के लिए उनका प्लैनेट किस तरीके से काम करता है ये हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो न्यू है उनको समझाने का कोशिश करूंगी। तो अ, यहाँ पर कौन जो है जो एकदम भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं वो अपना एक बार थम्स अप या कोई मार्क मुझे भेजें कि मुझे लगे कि हाँ यहाँ पर कितने पर्सन हैं जो एकदम एस्ट्रोलॉजी के लिए न्यू हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि सब थोड़ा थोड़ा सा एस्ट्रो आई एम हृदय सकवान जी, ओके। आप एकदम न्यू हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? आकांक्षा जी भी एकदम न्यू है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है पहले मैं ये थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, फिर एक हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो न्यू है उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनकी नॉलेज में डेफिनेटली एक एड ऑन होगा। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जब हमारा जन्म होता है, कहाँ होता है, किस समय पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्काई में जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होते हैं, हमारी एक पिक्चर आ जाती है। वही पिक्चर हमारी जन्म कुंडली बनती है। एस्ट्रोलॉजी में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर ही बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जो उनका 9 प्लैनेट्स के आधार पर हम प्रिडिक्शंस करते हैं। 12 राशिज होती है और 12 हाउसेस होते हैं। ये हमारी बेसिक वैदिक पराशर एस्ट्रोलॉजी का आधार है। इसके अलावा 27 नक्षत्र और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम लोग साइड बाय साइड यूज करते रहते हैं। बट बेसिक वैदिक पराशर जो है इन्हीं 3 चीजों पे आधारित है। पराशर ऋषि वो ऋषि थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की। इसके बाद इनके जो
शिष्य थे, उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपने तरीके से एस्ट्रोलॉजी को पहुंचाया। कोई भी ब्रांच एस्ट्रोलॉजी की जो है वो पराशर एस्ट्रोलॉजी से ही निकली हुई है। देखिए, डेस्टिनी हमारी एक ही है, कोई भी मेथड से जाइए, बट डेस्टिनी तक पहुंचना ही एक मेन पॉइंट है। तो पराशर को बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स में जो है उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, पराशर जी ने। अभी क्या होता है, हमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि प्लैनेट्स कितने टाइम पे ट्रांजिट करते हैं, कैसे करते हैं, उनको क्या नेचर है, वो हमारी जानकारी के लिए ज़रूरी होता है। बट अभी हमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास एक ऐप है जिनके कारण हम लोग एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस तुरंत कर सकते हैं और एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट में नहीं जाते हैं, हमें अपनी डिटेल्स पता होनी चाहिए। हम लोग ऐप में डालते हैं और हमारे पास एक हॉरोस्कोप सामने आ जाता है, जिसकी रीडिंग करना हमें आना चाहिए। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है जो हर एक को आनी चाहिए। एक जो कहा जाए ना, जैसे हम लोग बेसिक चीज़ें सीखते हैं, चाहे हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, बट हमें बेसिक साइंस पता होना चाहिए। चाहे हमें कोई भी तरीके की मशीन्स नहीं चलानी है, कुछ फिजिक्स के बारे में इतना नहीं हमको आगे बढ़ना, बट बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि इनके संग काम कैसे करना है। वही बेसिक एस्ट्रोलॉजी है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है उसमें कितनी बैलेंसिंग है, हमारे पास कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और कौन से एलिमेंट्स कम हैं, और किनको हम कैसे ट्रीट करके बैलेंस कर सकते हैं, और जो हमारे पास कम है उनको कैसे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम जान जाते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबका टाइम अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग पे हॉरोस्कोप बनती है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके कर्मों के हिसाब से ही आप लोगों का टाइम डिसाइडेड ही होता है कि इस आत्मा को इस टाइम पे पृथ्वी पे प्रवेश करना है, क्योंकि उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जब प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से बनेगी तभी वो उस जीव में प्रवेश कर पाएंगे। ये एक आपकी पीछे से कंट्रोलिंग चल रही होती है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। ये मैंने पहले भी बहुत सारे सेशंस में बता रखा है, आज इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। तो हमारे कर्म जो हैं, पहले से ही कुछ कर्म हमारे डिसाइडेड होते हैं जिसके कारण हमारा जन्म होता है। अब हमको जन्म के आधार पर एक कुंडली बाय डिफॉल्ट मिल गई, उसमें हम कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं वो अपना टाइम डिसाइड करते हैं कि उनको कब आना है, बट उसके लिए एक आपकी बहुत ऊंची एक पहुंच होनी चाहिए, आपका उतना जो है एक ताकत होनी चाहिए कि आप ये सब डिसाइड कर सके। पर एक आम आदमी के लिए डिसाइड नहीं है, जो कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट एक कुंडली बन के आ जाती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन मानव योनि ऐसी है जिसे हम थोड़ा बहुत उसको प्रायश्चित करके सुधार सकते हैं। हमारे पास जब मेरा हॉरोस्कोप मेरे सामने आ गया, अब मुझे उसकी थोड़ी बहुत रीडिंग करनी आती है, तो डेफिनेटली मैं उसमें कुछ चेंजेस करके उसको सुधार सकती हूँ। तो हर एक आदमी के लिए अलग अलग प्लैनेट्स असाइंड होते हैं। अब जैसे मेरे लिए जो सूर्य है, मैं एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ। मेरे लिए जो एक सूर्य है, वो सूर्य जो है उसने मेरे पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है ना उसका डिपार्टमेंट ले रखा है। उन्होंने बोला कि भावना वाहिती के लिए जो है सूर्य अपॉइंटेड है, वो उनका पूरा घर देखेगा कि उनको घर कैसा मिलना चाहिए, उनको घर का एनवायरनमेंट कैसा मिलना चाहिए, उनको हाउस होल्ड लग्जरीज कैसी मिलना चाहिए। ये सन तुम्हारे पास है। पर लेकिन साथ ही साथ सन के पास अपने भी कुछ करेक्टर्स होते हैं, तो सन उन करेक्टर्स को तो होल्ड करके रखता है, बट भावना वाहिती के लिए उसने क्या असाइन किया, उसने असाइन किया इनका घर को देखना है। अब अ, अभी मेरे सामने सिर्फ रेनू जी का ही कैमरा ऑन है, बाकी सब लोग बिहाइंड द कैमरा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अब जैसे हो सकता है रेनू जी के लिए जो है सन ने इनका
धन भाव अपॉइंट कर रखा है। यानी रेणु जी का जन्म, जब जन्म हुआ, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो उनको अपॉइंट हुआ कि सूर्य देव, इनका जो बैंक बैलेंस है वो आपको देखना है। तो अब इनके लिए जो सूर्य होंगे वो बैंक बैलेंस अपॉइंट करेंगे। ये सब चीजें कैसे देखते हैं, ये सब चीजें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में समझ जाते हैं। कौन सा प्लैनेट किसके लिए, क्या चीज के लिए अपॉइंट हुआ है। अब देखो, मेजर चीज यही है, जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट मेरे क्या चीज के लिए अपॉइंट हुआ है। आप समझ लीजिए, नयन जी हैं, नयन जी के लिए शनि जो है वो इनका भाग्य विधाता है। उसने, जब इनका जन्म हुआ तब शनि को जो डिपार्टमेंट मिला वो मिला कि जितनी भी भाग्य से रिलेटेड चीजें हैं वो शनि देव इनकी स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। अगर ये कोई काम करते हैं तो उनमें इनका कितना लक साथ देगा, तो उसमें हाथ किसका होगा, उसमें हाथ होगा इनका शनि का। तो उसमें शनि इनकी मदद करेंगे। अब इनको अगर पता चल जाए कि यस, शनि मेरा लक का मैटर देख रहा है, तो डेफिनेटली ये शनि को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, शनि को खुश रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जितना शनि अच्छा रहेगा उतना ही लक इनका फेवर करेगा। रेणु जी जो है सूर्य को खुश करने का कोशिश करेंगी कि अगर सूर्य खुश हुए तो उनका धन जो है, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें हमको कैसे मालूम पड़ेगी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चल जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, मानव जीवन लिया है, तो सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं लिया है। आपके कुछ बैलेंस रह गए हैं जिनको आपने भोगना है, इसके लिए आपने मानव जीवन लिया, अदरवाइज आपको मोक्ष मिल चुका होता। तो अब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। सैटर्न कहीं पे भी हो, वो हम लोग का एक बात का बात है, डिपार्टमेंट क्या मिला है, किसको कौन सा प्लैनेट मिला है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी पोजीशन, ये पैरामीटर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट को क्या डिपार्टमेंट दिया गया है आपकी हॉरोस्कोप में। तो मेरा कहने का मतलब है, सूर्य हर एक की हॉरोस्कोप में अलग डिपार्टमेंट लेके बैठा हो सकता है। इनके लिए बैंक बैलेंस लेके, किसी के लिए करियर लेके, किसी के लिए हेल्थ लेके, और किसी के लिए शादी लेके, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो एक प्लैनेट के आधार पर हम सबकी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। ये पर्सनलाइज्ड प्रिडिक्शन करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए कौन सा प्लैनेट क्या काम कर रहा है, और हमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब मैंने जैसे बताया कि हमने मानव जीवन लिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हमारे लिए, इसीलिए हमने लिया है उसको काटने के लिए। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, अब मेरी लाइफ में अगर फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, तो मुझे मालूम है मुझे फोकस्ड पहले फाइनेंशियल क्रंचेस पे करना है ताकि मेरी लाइफ को स्मूथ हो सके। तो मैं अपने उसी प्लैनेट को ज्यादा प्रमोट करने का कोशिश करूंगी जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशंस को होल्ड करता है। मेरी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज मेरे लिए सबसे बड़े इश्यूज बने हुए हैं। मुझे लगता है कि जब तक मैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करूंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरा काम में किसी में कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने हॉरोस्कोप में कि कौन सा प्लैनेट जो है मेरे लिए रिलेशनशिप इश्यूज को क्रिएट कर रहा है या होल्ड करके रखा हुआ है। पैरामीटर्स चेक करना कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं स्ट्रेंथ है, ये बात की बात है। पहले हमें वो प्लैनेट फाइंड आउट करना होता है जो हमारे लिए कुछ, जो हमें चाहिए। मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो मेरे करियर के लिए अच्छा काम करेगा, ताकि मैं उसके साथ में अपना जो ट्यूनिंग है वो अच्छे से बिठा सकूं। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर कर देती है। तो ये देखिए, ये बेसिक है। हम्म इस बेसिक में आप इतना आराम से जान पाएंगे कि कौन से प्लैनेट ने क्या डिपार्टमेंट लिया हुआ है और हमें उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बाद में हमारे पास एडवांस एस्ट्रोलॉजी आती है, ये प्रिडिक्शंस की जो है वो कोर्स है। बेसिक में आप सारी बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कहाँ पे किसको काम करना है वो हमें पता चल जाता है। एडवांस में आप दूसरों के लिए भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप इवेंट्स जो हैं वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये इवेंट होगा, उस टाइम पे ये इवेंट होगा।
ठीक है। अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया रेणु जी के लिए, कि सूर्य आपका जो है फाइनेंशियल मैटर्स को होल्ड करके रखा है। ठीक है, सूर्य का काम है आपके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस को बढ़ाना। अब मेरे पास एक इवेंट मेरी लाइफ में डिसाइडेड है कि मुझे इस टाइम पे जबरदस्त पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे कब मिलेंगे, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है। ये इवेंट्स की टाइमिंग्स जो है हमें एडवांस में पता चलती है। पर बेसिक में हमारी जनरल ग्रोथ, हमारी जनरल स्ट्रेंथ, बैंक बैलेंस हमारा कैसा है, वो हमें बेसिक में पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा एक सेशन होता है रेमेडियल सेशन। रेमेडियल सेशंस में होती हैं सारी की सारी रेमेडीज। हमारे पास बहुत सारी 14 टाइप्स की अलग अलग रेमेडीज हैं जो अलग अलग हॉरोस्कोप के लिए प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं। जब तक आप बेसिक और एडवांस करते हैं आपको समझ में आने लग जाता है कि इनके लिए कौन सी रेमेडीज वर्कआउट करेगी। हर एक के लिए हर रेमेडीज वर्कआउट नहीं करती है। तो सही चीज का डायग्नोस करना और उसके बाद सही दवाई देना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक राइट एस्ट्रोलॉजर के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करके, इतनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, इतनी टफ कैलकुलेशंस हैं उनको करके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इस प्रिंसिपल्स में जो हमारे पास एज इट इज हमको मिल गए हैं, देखिए कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोगों ने अपनी देश काल पात्र जैसे समय के अनुसार हमने चेंज किए हैं, उन्होंने हमें दे दिए हैं। बट टाइम के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, वो करना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के जमाने में परदेश जाके कमाना एक बहुत बड़ा मतलब खराब चीज था, कि जिसके बहुत खराब योग होंगे वो बाहर जाके कमाएगा, अपने घर से दूर रह के कमाएगा, ये एक माइनस पॉइंट हुआ करता था। बट अभी के जमाने में सभी चाहते हैं कि हम फॉरेन सेटल हो जाएं, विदेश जाके पैसा कमाएं। तो अब ये चीज हमारे लिए माइनस नहीं होके प्लस हो गई है। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ हमारा जो अभी सोशल कल्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप से समझ में आ जाते हैं कि ये चीज ठीक है, इनके लिए ये चीज खराब नहीं है। वो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रेमेडियल मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये एक डीप और थोड़ा सा बहुत ही समझने वाला, पेशेंस रखने वाला एक प्रोसेस होता है। हम लोग बोलते हैं कि बेसिक एडवांस करते करते, मेजरली आप लोगों को रेमेडियल करते करते 6 मंथ्स हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ब्रेक लेते हैं हम लोग करने में। बट लेकिन उस 6 महीने के बाद, 6 महीना जो है आप प्रोफेशनल मत होइए। 6 महीने आप जितनी हॉरोस्कोप देख सकते हैं उतनी हॉरोस्कोप आप देखते जाइए और उनसे फीडबैक लेते जाइए कि इनकी लाइफ में ये इवेंट हुए, आपने बताया कि ये तब हुए, तो आप उनसे वापस फीडबैक लीजिए, हुए थे क्या, नहीं हुए थे तो नोट डाउन कीजिए कि हमारी प्रिडिक्शंस कहाँ गलत हुई, और हुए थे तो यस ये हमारा प्रिंसिपल राइट जा रहा है, हम इसको आगे और रिकमेंड कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का टाइम हम लोग बोलते हैं कि आपकी इंटर्नशिप का होता है। तो 6 मंथ्स आप पढ़िए, 6 मंथ्स आप इंटर्नशिप करिए, क्योंकि वो इंटर्नशिप में आप बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं। जब आपके पास माइनस फीडबैक आते हैं तब कुछ पता चलता है आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आप ठीक जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अंदर दिमाग में बैठती हैं। 1 साल के बाद हम लोग बोलते हैं अब आप धीरे धीरे किसी को भी रेमेडीज दे सकते हैं अपने प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है, देखो एस्ट्रोलॉजी ऐसी विद्या है कि ये किसी को परेशान करने की विद्या नहीं है। हम सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए, आप बैलेंस्ड होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते हमको अपनी ही कुंडली में, अपनी फैमिली मेंबर्स की कुंडली में कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसके कारण हम डिप्रेस हो सकते हैं। तो कम से कम ये विद्या को डिप्रेशन की विद्या नहीं बनाना है। ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपको प्रॉब्लम से निकालती है। जब आपको पता चल जाए कि ये इश्यूज आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमें पहले से पता चल गया है, अब हम इसकी रेमेडीज करके इसको मैनेजेबल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अगर हमारे भाग्य में लिखी है तो डेफिनेटली हमें इसके आज से ही उपाय करने चाहिए,
ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। जब ये हमारे पर आए तो ये एक नॉर्मल चीज की तरह आए, हमारे डे टू डे लाइफ की जैसे काम होते हैं वैसे हो और निकल जाए, हमें पता भी नहीं चले। मतलब समझ लीजिए कि तूफान आ रहा है, आपने छाता पहले से ले लिया तो आप वो अपने डेस्टिनेशन में आराम से पहुंच जाएंगे। बारिश तो आ ही रही है बट आपने छाता लिया हुआ है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए काम करती है। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी को बतानी नहीं है। अगर आपको दिख जाती है, सामने वाले को परेशान नहीं करना है, बल्कि सामने वाले को उसके उपाय बता के उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ताकि वो उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी का मेन है, मतलब अपनी प्रिडिक्शंस कि हमें देखना आ गया है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी बताने के लिए ऐसी प्रिडिक्शंस ना करें जो सामने वाले को हर्ट करे या सामने वाला उसके लिए परेशान हो। यानी वो कल मरता आज ही मर जाएगा, रोज रोज एक ही बात सोच सोच के, है ना। तो ये आपके लिए भी एक नेगेटिव चीज है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ एक है ना, एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज एक ऐसी चीज है, जब आप किसी का भला करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट कुछ परसेंटेज आपके पास भी उसका आता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स डेफिनेटली 100% काम करती। जब किसी का कुछ अच्छा होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको ब्लेसिंग्स देगा। आपका एक चेन बनती है, आप कुछ अच्छे, मतलब पूजा पाठ करें ना करें, बट उनकी ब्लेसिंग्स आपके संग जुड़ जाती हैं और आपके काम अपने आप होने लगते हैं। ये इतनी प्योरेस्ट और डिवाइन जो है हमारी फील्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स लिए थे, पर आज हम बात करेंगे एक इन जनरल ग्रोथ पे, यानी हमारी ओवरऑल ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी कैसे हम लोग बढ़ाएं। मतलब देखिए, सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया, यानी आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो लाइफ में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो आप पा सकते हैं, उनको भोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत अच्छा है बट आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, तो वो सुख आप क्या भोगेंगे। ना आप अच्छे से खा पाएंगे, ना अच्छे से नींद ले पाएंगे। ठीक है, तो एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमें किस किस तरीके से कौन सा प्लैनेट देखना चाहिए वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है, मैं भी आप लोगों के संग स्क्रीन शेयर करती हूँ और उस पे समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बोला बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये डिटेल्स हो जाने के बाद एस्ट्रो से, या फिर जो भी आपका एक हॉरोस्कोप निकालती है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एस्ट्रोसेज नाम की एक ऐप है जिसके अंदर आप ये डिटेल्स डालते हैं और गेट हॉरोस्कोप करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके की हॉरोस्कोप सामने आ जाती है, जिसे कहा जाता है लग्न चार्ट। ये जो चार्ट होता है ना, यही हमारे पूरे के पूरे जन्म का लेखा जोखा है। हमारी सारी मेजर चीजें लाइफ की इसी चार्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं।
आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ। मतलब सब चीज जो हमारे लिए जरूरी है, कोई एक ऐसा प्लैनेट हर एक की हॉरोस्कोप में होता है जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए अपॉइंट होता है। यानी वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगा, आपके करेक्टर को अच्छा बनाएगा, आपको जितने सुख मिलने चाहिए वो उसके लिए आपका हमेशा साथ देगा। मतलब हर नाम यश क्रेडिट जो मिलना चाहिए उसके लिए आपके लिए हमेशा फेवर करेगा। हर एक की हॉरोस्कोप में एक प्लैनेट उस चीज के लिए अपॉइंट होता है, जिसे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है लग्नेश। ये लग्नेश जो एक ऐसा प्लैनेट है जो सभी के लिए काम करता है और हमेशा फेवरेबल रहता है। समझ लीजिए लग्नेश वो प्लैनेट है, यानी मेरा ऊपर से लेके नीचे तक की बॉडी को होल्ड करके रखा है। अगर मेरा लग्नेश प्लैनेट अगर अच्छा है तो मेरी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल आए, बट मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं उसको हैंडल कर सकूं। और जिनका लग्नेश वीक होता है, अगर उनकी लाइफ में सुख भी होते हैं तो वो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो उस सुख में भी कमी ढूंढ लेते हैं, दुख ढूंढ लेते हैं। तो लग्नेश का स्ट्रांग होना हर एक की लाइफ में कंपलसरी है। तो अभी हमको अगर ये लग्नेश प्लैनेट अपना पता चल जाए कि मेरा लग्नेश प्लैनेट कौन सा है, और उसको हम आज से ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ के आधे से ज्यादा इश्यूज खत्म हो जाए, आधे से ज्यादा इश्यूज। और आपकी देखिए, सब जो यहाँ पर आते हैं मोस्टली 30, 35, 40 प्लस, मोस्टली हमारे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो इस एज के रहते हैं। ठीक है। पर अगर इनसे कम एज के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ये जबरदस्त है, बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ का पार्ट उनके पास अभी भी है। ताकि वो उसको अभी ठीक कर देंगे तो उनकी आगे आने वाली लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और जो 40 प्लस हैं तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ ये काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, छोटे बच्चों को, उनको जिसका भी आपको लगता है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, बट उनका लग्नेश आइडेंटिफाई कीजिए और उनके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। उनकी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ स्मूथली जाएगी। उनकी देखो, लाइफ मानव जीवन लिया है, प्रॉब्लम्स आनी है, बट उनको प्रॉब्लम्स, इंसान को प्रॉब्लम कब होती है जब उसमें उनको सहन करने की ताकत कम होती है, तब उनको वो प्रॉब्लम जो होती है बिग इशू लगता है। अगर मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूं, मेरी विल पावर को इतना स्ट्रेंथ दे दूं कि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मालूम है कि ये आएगी, इट्स ओके, मैं इसको हैंडल कर लूंगी, आप में इतने गट्स आ जाए तो प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो गई, आप रेडी हो उसको करने के लिए। तो लग्नेश जो प्लैनेट होता है ये यही काम करता है। ये आपके लिए वो सारी चीजें लाके देता है जो आपको स्ट्रेंथ देती है, पर्सनालिटी, करियर, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज सब चीजें। तो लग्नेश ऑलवेज स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब हम लग्नेश कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत इजी है ये सभी के लिए। तो मैं अभी आज आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। जब हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ हम लोग फिल करते हैं और गेट हॉरोस्कोप करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का लग्न चार्ट सामने आ जाता है। इस लग्न चार्ट के में यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं इन्हें राशिज बोला जाता है। तो अगर किसी के लग्न चार्ट पे यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, जिन जो अभी जिनके पास हॉरोस्कोप नहीं है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपना हॉरोस्कोप में ही देख सकते हैं उनका कौन सा है, और जिनके पास है वो अपना चार्ट खोल सकते हैं। तो जिनका यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है
कि उनका लग्नेश जो है वो प्लैनेट है मार्स, यानी मंगल। मंगल उनका लग्नेश है, यानी इन लोगों के लिए जो विल पावर देने वाला प्लैनेट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, वो है मंगल। अब कुछ नहीं सोचना है आपको, कोई पैरामीटर नहीं देखने कि मंगल कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्यों बैठा है, कुछ नहीं देखना। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ ये होना चाहिए कि हमको मंगल को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर मेरा मंगल स्ट्रॉन्ग है तो मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका सामना आसानी से कर पाऊंगी, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है। तो जिनका यहाँ पे नंबर 1 है, उनके लिए है मंगल। अब मंगल को स्ट्रॉन्ग करना कैसे है? मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 उपाय बताती हूँ। एक तो या फिर आप हनुमान जी की डेली पूजा कीजिए, या फिर मंगल के बीज मंत्र, इनका डेली 108 टाइम्स जो है चैंटिंग कीजिए दीपक जलाकर। ठीक है। अगर इन दोनों में से आप डेली रूटीन में इसको अपना कर लेंगे, विद इन 6 मंथ्स आप अपने आप की लाइफ में अपने आप ही चेंजेस देखना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको कुछ बोलने से पहले कोई घबराहट नहीं होगी, किसी को कुछ भी बताने के लिए 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आपको लगेगा जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ और सामने वाले को वो बात समझनी ही होगी। तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। तो जिनका यहाँ पे नंबर 1 है, उन्हें किनको स्ट्रॉन्ग करना है? उन्हें मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अभी हमें ये कुछ भी नहीं देखना है कि मंगल मेरा 3rd हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 6th में या 10th में, कुछ भी नहीं देखना है। बस इस बात पे कंसंट्रेशन करना है कि यस, हमारा जो मंगल है वो स्ट्रांग है, करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इस मिडल वाले हाउस में जिनकी हॉरोस्कोप में नंबर 2 लिखा हुआ है, जिनके भी नंबर 2 लिखा हुआ है, उनका प्लैनेट है ओवरऑल ग्रोथ, यानी लग्नेश कहा जाएगा उनका वीनस, यानी शुक्र। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए, जिनका यहाँ पे नंबर 1 लिखा होता है ना मंगल, तो उनमें मंगल की पर्सनालिटी बाय डिफॉल्ट रहती है। मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव प्लैनेट है, शॉर्ट टेम्पर्ड प्लैनेट है। ठीक है। तो उनकी ये पर्सनालिटी में आपको दिखाई देगा। जिनका नंबर 2 लिखा होगा वीनस, जिनके जो लग्नेश है वो शुक्र है, यानी उनकी ओवरऑल ग्रोथ किन्होंने हैंडल कर रखी है? उन्होंने, शुक्र ने हैंडल करने की सोच रखा है। तो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी आपको पर्सनालिटी में दिखाई देंगे। वो थोड़े से गंभीर स्वभाव के होंगे, थोड़े से शांत स्वभाव के होंगे, थोड़ा सा लग्जरीज उनको पसंद होगा। ये सारी चीजें जो हैं उनको दिखाई देगी। ठीक है। तो बट इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन मैं इसको ले सकता मैं मैं दूंगी बाद में। आप नीचे चले जाओ और आई कार्ड रख दो। वीनस, तो वीनस को शुक्र करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है कि आप ऐसे तो शुक्र का बीज मंत्र करिए, वही 108 टाइम्स। और साथ में ऐसे देखिए, शुक्र के लिए जो है ना, देवी जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। ठीक है। अगर फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी के लेके थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। वैसे कोई भी देवी माँ जो होती हैं, उनके साथ में आप पूजा उनकी डेली रूटीन में लेकर आ जाइए, या फिर शुक्र के बीज मंत्र जो है 108 टाइम्स तक करिए। आपकी लाइफ बहुत सेटल डाउन हो सकती है, क्योंकि शुक्र
जो टॉरस राशि है, ये वृषभ राशि कही जाती है। नंबर 2 टॉरस राशि, ये अपने आप में एक पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत गंभीर एलिमेंट्स हैं। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, बट अगर वीनस वीक होता है तो वो ये बैलेंसिंग खो देते हैं। और पर यही वीनस हम अच्छा कर लें तो बहुत ही अच्छे उनके अंदर बैलेंसिंग आ जाती है। लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, टॉरस वालों को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो जिनका नंबर 2 लिखा होगा वो कौन से प्लैनेट पे कंसंट्रेट करेंगे? वो लोग वीनस पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जिनका नंबर 3 आता है यहाँ पर, जिनके यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ हो, तो उनको कौन सा प्लैनेट के लिए अपना देखना पड़ेगा? उनका लग्नेश कौन होगा? उनके लग्नेश होंगे बुध। यानी उनको किनके संग सबसे ज्यादा वर्कआउट करना है? मरकरी के साथ। देखिए, इन प्लैनेट के अपने कुछ बेसिक कैरेक्टर भी हैं। जैसे मैंने बताया, मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव है। मंगल के संग जब आप काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एग्रेशन, टेम्पर सब मैनेज होता है, आपकी हार्ड वर्किंग अपने आप बढ़ जाती है। वीनस के अपने बेसिक कैरेक्टर है। वीनस के संग जब आप काम करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर है उसका लग्जरीज देना। तो ये सब चीजें जिनका नंबर 2 है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ में लग्जरीज बाय डिफॉल्ट उनको मिलेगी। नंबर 3 मरकरी जिनका है, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ तो होगी ही होगी, पर साथ में उनको क्या मिलेगा? साथ में उनको वेरी गुड कम्युनिकेशन पावर मिलेगी। वो जो बोलने की ताकत है, वो उनकी नेटवर्किंग जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप बड़ी होती जाएगी। उनका एक सर्कल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल बनता जाएगा। आपकी जो बुद्धिमानी है, इंटेलेक्चुअल जो है आपका, वो मरकरी से आपके पास आता है, तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर जो बच्चे 10 साल के हैं उनको अगर नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको अगर बचपन से मरकरी के बीज मंत्रों का जाप करवाया जाए, उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है। उनकी मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स में से नंबर 1 होती है, क्योंकि मरकरी बहुत अच्छी मैथ्स देता। फाइनेंस उसका जबरदस्त है मरकरी का। तो मरकरी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, मेमोरी ये बाय डिफॉल्ट देगा। और अगर नंबर 3 यहाँ पर है तो उसके साथ में आपकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे हेल्थ की हो चाहे रिलेशनशिप को, उसको कैसे मैनेज करना है, मरकरी ऑलवेज उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मरकरी के लिए जो है गणेश भगवान की पूजा डेली करनी चाहिए, और साथ में गुरु बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप। ठीक है, बीज मंत्रों का जाप बाय डिफॉल्ट सभी में मैं बोलूंगी, और वही 108 टाइम्स। ठीक, अब अगर किसी के यहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो नंबर 4 वालों के लिए जो है मून, इनका होल्ड करके रखता है मून। अब जैसे मरकरी का बेसिक नेचर मैंने बताया ना, गुड कम्युनिकेशन है। मून का बेसिक नेचर है एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट, जो इमोशंस पे काम करता है, सेंटिमेंट्स पे काम करता है। अगर 4 वालों के लिए खास हिदायत होती है हमारी, क्योंकि मून जो है सबसे ज्यादा एक बोलते हैं ना फ्रजाइल प्लैनेट है, जो बहुत ही जल्दी है ना घबरा जाता है, बहुत ही जल्दी जो होता है उसकी इमोशंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो अगर उनका मून वीक है तो वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बहुत ही जल्दी सेंटिमेंट इमोशंस में बह जाते हैं। तो ये तो एक वैसे ही बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारा। अगर सेंटिमेंट इमोशंस हमारे बैलेंस नहीं है, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और 4 नंबर वालों के लिए ये मेजर इश्यूज होते हैं हैंडल करना, उसको बैलेंसिंग करना। थोड़ी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम आई तो उनकी हेल्थ पे कम, उनके दिमाग पे, उनके मन पे ज्यादा असर करती है। इवन उनके खुद पे की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स के भी किसी के हेल्थ के इश्यूज आ जाए, नंबर 4 वाले उनको बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं। तो नंबर 4 वालों के लिए एकदम कंपल्सरी है
कोई और प्लैनेट पे कंसंट्रेट करें नहीं करें, नंबर 4 वाले मून पे कंसंट्रेट जरूर करें। मून पे कंसंट्रेट करने के लिए शिव जी पे जल जरूर चढ़ाएं और साथ में बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। दोनों चीज भी साथ में की जा सकती है, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। अगर आप गणेश जी की पूजा भी कर रहे हैं और साथ में मरकरी के बीज मंत्रों का भी जाप कर रहे हो, इससे बेस्ट रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती है। अगर आप शिव जी के मंदिर में भी जा रहे हो और बीज मंत्रों का भी जाप कर रहे हो साथ में, इससे बेस्ट रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती है। पर एटलीस्ट दोनों में से एक तो करिए ही करिए, दोनों करते हैं तो बेस्ट है। ठीक। नंबर 5, यहाँ पे अगर किसी के नंबर 5 लिखा हुआ है तो उनके प्लैनेट यानी लग्नेश बन जाएंगे सन। सन जो है हमें पता है अपने आप में ही सबसे ज्यादा लाइट वाले प्लैनेट हैं। इन्हें सभी प्लैनेट्स का राजा कहा जाता है क्योंकि सारे प्लैनेट्स इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो सन लाइक अ किंग हमारे लिए काम करता है, एज अ फादर हमारे लिए काम करता है। तो सन का स्ट्रांग होना अपने आप में हमको जरूरी है, हमारी आत्मा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, हमारा यश सम्मान उतना ही लोगों तक पहुंचेगा। अगर हम फेमस होना चाहते हैं ना, तो हमें सन को स्ट्रांग करना ही पड़ता है। ये सन के बाय डिफॉल्ट करेक्टर्स हैं। जिनका भी सन अच्छा होता है उनको थोड़ा काम करने पे प्रसिद्धि ज्यादा मिलती है, वो फेमस जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ काम करेंगे, क्रेडिट उनको ज्यादा मिल जाएगा लाइफ में। वो उनके लिए मतलब कुछ करे कम और पाए ज्यादा, ये नंबर 5 वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है। पर सन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब हम सन को स्ट्रांग करते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर्स तो उनको मिलते ही मिलते हैं। पर जिनका नंबर 5 लिखा होता है उनका लग्नेश सूर्य है। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो लोग 100 लोगों को अपने नीचे काम कराने की ताकत रख सकते हैं। तो नंबर 5 वाले हम लोग बोलते हैं बहुत लकी होते हैं। और नंबर 5 लग्न जिनका होता है, जहाँ पे जिनके नंबर 5 होता है ना, मतलब ऐसा ग्रेस होता है कि उनको शक्ल देख के हम लोग, अगर आप भी अगर 6-7 साल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, आप भी अगर 50-60 या 100 केसेस सिंह लगन यानी लियो लग्न कहा जाता है इसे, उनको देख लेंगे ना, आप उनका फेस जो है ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप फेस देख के ही समझ जाएंगे कि इनका लियो लग्न है, क्योंकि उनके फेस की ग्रेस सन से मैच होती है, शाइनिंग अलग होती ही होती है उनकी। ठीक है। उनका बोलने का तरीका, उनकी लीडरशिप, उनकी आवाज, उनसे ही समझ जाएंगे कि इनका लग्न जो है सिंह लगन है। तो जिनका सूर्य है नंबर 5 है, तो सूर्य अर्घ्य देना उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। साथ में बीज मंत्र। ठीक है। कितना सिंपल है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग, इतनी बेसिक बात बेसिक है पर कितनी इम्पोर्टेंट है ये सबके लिए, अगर हम ये जान जाते हैं तो मतलब सोचिए, ये सिर्फ जस्ट बेसिक है। और इससे कितनी सारी चीजें, हम कौन सा पार्ट हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, हम किसी भी पार्ट पे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 जिनके यहाँ पर है मरकरी। ठीक है। अगेन नंबर 3 वाली रेमेडीज ही जाएगी, नंबर 3 के जैसी ही रेमेडीज जाएगी। जिनका यहाँ पर नंबर 7 लिखा है, वीनस ही है उनके भी लॉर्ड, तो नंबर 2 के जैसे रेमेडीज जाएगी। ठीक है। जिनका यहाँ पे नंबर 8 लिखा है, उनके भी लॉर्ड जो है मार्स हैं, नंबर 1 के जैसे रेमेडीज इनकी जाएगी। ठीक है। जिनका यहाँ पे नंबर 9 लिखा है या फिर नंबर
12 लिखा है, एक ही नंबर लिखा हुआ होगा 9, और या फिर किसी के अगर 12 लिखा हुआ है, तो उनके लॉर्ड हो जाते हैं जुपिटर। ठीक है। तो जो जुपिटर वाले हैं, तो जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है, सबसे ही समझदार प्लैनेट है। इन्हें राजा का चीफ कंसल्टेंट बोला गया है, यानी सूर्य के चीफ कंसल्टेंट बोले गए हैं, कि जो उनको जब वो मुसीबत में फंस जाए, जब उनको राय लेने की जरूरत हो, तो जुपिटर जो है इतने एक्सपीरियंस्ड प्लैनेट हैं, वो सन को एक अच्छी राय देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है, उनके पास गाइडेंस बहुत अच्छी होती है, वो कभी भी गलत लाइन में नहीं जा सकते। उनको पता होता है कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। लोग उनकी राय को मानते हैं, लोग उनसे राय लेने के लिए आते हैं कि हमें ये क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और उनकी गाइडेंस अच्छी भी होती है। बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं। मतलब कहा जाए तो एकदम परफेक्ट जो पर्सन है वो है जुपिटर। ठीक है। बट जुपिटर जो है मटेरियलिस्टिक, ऐसे पैसों से जुड़े हुए हैं। प्रोस्पेरिटी जो है, जितनी भी स्टेबल प्रोस्पेरिटी है ना, वो जुपिटर देते हैं। वीनस आपको लग्जरीज देते हैं। ठीक है। वो लग्जरीज जरूरी नहीं है कि बहुत ही सात्विक तरीके से हो, वो असात्विक भी हो सकती है, क्योंकि इनके देव गुरु जो है शुक्राचार्य हैं। जुपिटर के जो गुरु हैं, ये हमारे देव गुरु हैं। तो इनके पास से आया हुआ पैसा हमेशा वाइट मनी होता है, कभी भी ब्लैक मनी नहीं हो सकता। पर लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है। तो पैसों के लिए जो है इनको कोई लालच नहीं है। तो जुपिटर वाले जो होते हैं ना, सेटिस्फाइड पर्सन, जो भी 9 12 है, सेटिस्फाइड है ये। ठीक है। पर ये जब जुपिटर हमारे स्ट्रांग नहीं हो, अगर हमारा 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी लग्नेश जुपिटर हैं, पर अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हमारी लाइफ में एक जो काम करने का मोटो होता है ना, वो कम हो जाता है। तो बहुत बहुत कंपल्सरी है कि हम अपने लिए भी जिए। देखो, आज के जमाने में अपने लिए पहले और दूसरों के लिए बाद में, है ना। क्योंकि फैमिली में आपको रहना है, आप दूसरों के लिए ही करते रहोगे। जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं ना, पहले अपना मास्क लगाइए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए, वैसे ही जुपिटर वालों के लिए खास हिदायत होती है, पहले अपना आप सेटल डाउन कर लीजिए, फिर दूसरों का करिए। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जुपिटर के बीज मंत्रों का जाप, या फिर हम्म, विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु पूजा, या फिर बीज मंत्र, या दोनों एक साथ। ठीक है। विष्णु पूजा में आप थर्सडे की पूजा भी कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हो, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उनकी भी पूजा कर सकते हो, एनी पूजा। ठीक है। अब हमारे पास एक बस प्लैनेट और बचे हैं, वो हैं हमारे प्लैनेट जिनका यहाँ पे नंबर 10 और 11 लिखा हुआ होता है। वो होते हैं शनि देव के, सैटर्न। ठीक है। ये जो सैटर्न है, जिनका यहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है, उनके लग्नेश हैं शनि। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी होता है, हेल्थ के लिए भी और हमारे कर्मों के लिए भी। क्योंकि कर्मों विधाता, मतलब जितने भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा है ना, ये शनि के पास है, ये कर्मदाता है। तो जैसे जुपिटर जो है हमारे संस्कार से रिलेटेड है ना, विष्णु ये वीनस जो है हमारे लग्जरी से रिलेटेड है, शनि जो है हमारे कर्मों से रिलेटेड है। जब हम सैटर्न को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिनके लग्न शनि है, तो बाय डिफॉल्ट उनके कर्म जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। वर्कॉलिक तो ये लोग होते ही हैं। इनका कर्म जो काम है ना, वही इनका मेन मोटो होता है लाइफ का। ये कर्म करने के लिए ही आए होते हैं। तो लाइफ इनकी थोड़े से काम में ही ज्यादा व्यतीत होती है। पर अगर इसको हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ये पूरी दुनिया पे राज करने वाले प्लैनेट होते हैं। जज जो होते हैं ना, ये शनि होते हैं। तो आपको सही गलत, दुनिया के क्या डिसीजन राइट होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, ये सैटर्न बताते हैं। तो सैटर्न अगर आपका
लग्नेश है और आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप 10 लोगों पे अपनी हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के रूप में हमारे सामने आता है। आपको डिजीज से बचाते हैं, आपको डिप्रेशन से बचाते हैं, आपको रिलेशनशिप आपके खराब नहीं होने देते हैं, है ना। तो जिनका नंबर 10 और 11 लिखा है, उनके लग्नेश शनि है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शनि जी की पूजा, शनि मंदिर में जाके उनको तेल वगैरह चढ़ाइए। साथ में शनि बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो शनि हर सैटरडे जाइए, शनि देव पे सरसों का तेल या फिर तिल का तेल चढ़ाइए और शनि के बीज मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। और मतलब लगभग गारंटी है, अगर आपने ये 6 महीना लगातार किया, यानी हफ्ता में एक बार करने ही बोल रही हूँ, सैटरडे सैटरडे जाना है और बीज मंत्र डेली जाप करना है। विद इन 6 मंथ्स में अगर आप अपना करियर में जंप पाना चाहते हैं, अपने कार्य में आप एक अलग ही एक्सपेंशन चाहते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स आपको पॉजिटिव साइंस दिख जाएंगे, अगर आपने रेगुलर ये किया तो गारंटी है। क्योंकि शनि बाय डिफॉल्ट आपके कर्मों को अपने आप ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, और 10-11 यहाँ पे अगर आपका लिखा है, तब तो और भी अच्छा है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे एक जस्ट बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वो हमारा बताता है कि कौन सा प्लैनेट आपका लग्नेश है और कौन सा प्लैनेट को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग प्लैनेट अपॉइंट है। तो उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही एक स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़े से आप लोगों को कोर्स कंटेंट्स बता देती हूँ कि इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या कवर करेंगे, और इसके बाद जिनके क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से रिलेटेड, वो अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लान मैं क्वेश्चन से भी लेती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है मुझे पता है डेफिनेटली आपके लिए आएगा, बट मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार मैं प्राची जी से बोलती हूँ कि एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे, जिसमें आपको मैं कोर्स डिटेल्स बता दूंगी कि कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। मैंने एक्चुअली डाउनलोड नहीं करी है। चलिए प्राची जी जब तक शेयर करते हैं, तब तक मैं इन जनरल आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास हम जो डिटेल स्टडी ऑफ प्लैनेट्स करते हैं, प्लैनेट्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आज हमने थोड़े बहुत करेक्टरिस्टिक्स समझे बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग, वैसे हम बहुत सारे और भी करेक्टर्स प्लैनेट्स के समझेंगे। 9 प्लैनेट्स के करेक्टर समझेंगे, 12 राशिज के एलिमेंट्स उनके बारे में समझेंगे, 12 हाउसेस होते हैं। हमारी दुनिया में जितनी भी बातें हमसे रिलेटेड हैं, इन 12 हाउस के अंदर ही हैं। तो 12 हाउस में हाईएस्ट हम कितनी बातें समझ सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल योग होते हैं वो समझेंगे, आपकी जन्म राशि, आपका जन्म नाम, आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, वो कैसे देखा जाए वो समझेंगे, जन्म राशि के क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ये इस बात पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। आप कुछ लोगों के गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जैसे सभी लोगों के 27 नक्षत्र होते हैं, सभी लोगों का किसी ना एक नक्षत्र में जन्म होता है, पर कुछ गंडमूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं जिनके लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज या स्ट्रगल्स चलता है। तो कहीं आपने गंडमूल नक्षत्र में जन्म तो नहीं लिया, ये कैसे देखा जाता है इसके बारे में समझेंगे, और इसके जनरल उपाय भी हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ में हम चांदी का पाया समझते हैं कि हमारा जन्म कौन से पाया में हुआ है। बच्चों को, जो 5 साल के बच्चे होते हैं, उनको बालारिष्ट योग लगता है। तो ये अगर बालारिष्ट योग है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए और ये कैसे देखा जाता है। हर बच्चे का एक पाया लेके जन्म लेता है, वो फैमिली में क्या चीज लेके एंटर किया है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
इसके साथ में हम लोग थोड़ा बहुत काल सर्प योग का जस्ट एक थ्रू आउट हम देखना समझते हैं कि काल सर्प योग जो है कैसे देखा जाता है, मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। इसके साथ में बहुत ही अच्छे हमारे योग है पंच महापुरुष योग, उसके साथ में कुछ और भी थोड़े योग हैं, इनके बारे में समझते हैं कि क्या ये हमारे हॉरोस्कोप में मौजूद है या नहीं है। तो इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ और भी नॉलेज हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष कौन सा आपका जो त्रिकोण है वो एक्टिव है, हर एक की हॉरोस्कोप में आप एक मोटो लेके आए हो, धर्म से रिलेटेड काम करने आए हो, कर्म से रिलेटेड या मोक्ष पे लिए आप आए हो। ठीक है, क्या चीज के लिए आप धरती पर आए, आपका बेसिक मोटो क्या है। तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष इस पे हम लोग बात करते हैं कि आपकी लाइफ का बेसिक मोटो आपकी कुंडली क्या बता रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारी बेसिक में हम लोग कवर रहेंगे। ये हमारा रैपिड कोर्स है, 5 डेज में हम इसको कंप्लीट कर देंगे और इसकी बेसिक फीस है 1500। ठीक है, तो वैसे कोर्स डिटेल जो है आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो पूरा फ्लायर आपके सामने आ जाएगा कि क्या क्या कोर्स डिटेल्स है। और आप प्राची जी से पर्सनली भी आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं उनको मैसेज करके। और जिनको भी हमारा 10 नवंबर से इसी टाइम पे 11:30 पे ये कोर्स होने वाला है, तो अगर आपको इसमें एनरोल करवाना है तो प्राची जी को स्क्रीनशॉट उनके नंबर पे भेज दीजिएगा, आप इस कोर्स में एनरोल हो पाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक बार क्वेश्चंस ले लेती हूँ, फिर प्राची जी अगर इसको शेयर करेंगे स्क्रीन को तो वो कर सकते हैं। 5 डेज का कोर्स है ये। ठीक है, सरिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी बोलिए हाँ सरिता जी। दीदी, मेरे को ये पूछना है, जो आपने बोला शनि को एक्टिव करने के लिए वो मंत्र पढ़ना है, तो ऐसे हमारे घर के साथ में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे नवग्रह भी है, वो काले काले नवग्रह बने रहते हैं ना, वो भी है, शनि महाराज भी है। तो सिर्फ सरसों का तेल और काले तिल चढ़ा दो, और दीदी मंत्र वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन दीदी माला कौन सी लेनी है शनि मंत्र के लिए? देखो वैसे रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। छोटी छोटी ना? हाँ छोटी मोतियों वाली जो होती है। बस हाँ दीदी एक हाँ। माला करनी तो बस है ना दीदी? हम्म। एक बिल्कुल। माला दीदी 6 महीने तक करनी है क्या? आप 6 महीने तक शनिवार बोले या फिर क्या? माला डेली करनी है, शनिवार शनिवार तेल चढ़ाना है। अच्छा, ठीक है दीदी। और काला कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं ना? हाँ वो आपकी और मर्जी। दीदी, हाँ दीदी, सुबह से जो ये क्या बोलते हैं, 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं ना? कभी भी कर सकते हो। हाँ, 12 बजे से पहले। नहीं तो रात में तो दिया जलता ना, पीपल के पेड़ के पास सब जाते हैं रात में भी। हम्म। बस है ठीक है, दीदी। दीदी ये जो है, फिर ये कब से शुरू हो रहा है आपका कोर्स? ये 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। 10 से फिर ये 15-16 तक तो खत्म हो जाएगा? हाँ। क्या दीदी? और वही सुबह का टाइम है ना दीदी? हाँ 11:30 का टाइम है। दीदी सूर्य को एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी तो नहीं पता। सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। कोई भी तांबा का लोटा में आप जल लीजिए और लाल चंदन उसमें मिला लीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है दीदी। और वो दीदी मेरी बहू का और मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का मूलांक 7 है, अच्छा रहेगा ना दीदी 7 भी? हाँ इनको किसकी पूजा न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए? अलग मैटर है, हम लोग आज एस्ट्रोलॉजी पे बात ओहो। कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी बीच में नहीं लाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी दीदी। ओके चलिए। बाय दीदी, अच्छा लगा। ओके ओके आपकी प्रमिला मीटिंग जी। अच्छी लगती है दीदी। थैंक यू। प्रमिला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं राधे राधे। मैं राधे दीदी राधे। जानना चाह रही थी कि मुझे तो कुंडली बनाना ही नहीं आता है, मैंने तो कभी स्टडी किया नहीं। न्यूमरोलॉजी आता है मुझे, और कई चीज मैंने पेंडुलम डॉजिंग भी सीखा था, लेकिन वैदिक नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ही करती रही। तो जब तक हॉरोस्कोप नहीं, और मेरे पास मेरी हॉरोस्कोप नहीं, मुझे अपनी भी चाहती हूँ मैं देख पाऊँ, तो बिना हॉरोस्कोप के कैसे कर पाऊंगी? हॉरोस्कोप मैंने बताया, आप कोई भी ऐप मैं डाउनलोड कर सबसे लीजिए, लेट जैसे ज्वाइन किया, मैंने मैं तो एस्ट्रोसेज ऑफिस में नाम हूँ का ना ऐप मैं। बताया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बर्थ डिटेल्स डालिए, डेट टाइम प्लेस, आपके सामने आपके हॉरोस्कोप अपने आप ही आ जाएगी। तो कौन सी दीदी, फिर से बोलिए, कौन सी ऐप है? एस्ट्रोसेज, ASTRO एस्ट्रो, जी, SAGE सेज। एस्ट्रोसेज पे, ओके ओके, मैं करके फिर देखती हूँ। हाँ थैंक यू। ठीक है। लाल चंदन, पानी में लाल चंदन मिक्स करना है।
आकांक्षा पटनी जी, अनम्यूट कीजिए आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आप म्यूट हैं अभी भी। अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आस्क टू अनम्यूट, आप उसको ओके कीजिए। अ, हाँ, अभी कीजिए, अनम्यूट कीजिए आकांक्षा जी। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी मैंने तो वो भी दे दिया है, अलाउ भी कर दिया, आप अपने आप भी अनम्यूट कर सकते हैं आपको। ठीक है, वैशाली जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ, मैं ये कोर्स करने के बाद जो कुंडली रहेगी वो पूरा हम रीड करना सीख जाएंगे क्या? बेसिक में, अच्छा, बेसिक में। आप देखिए, बेसिक तो बेसिक है, 5 डेज में पूरा हॉरोस्कोप रीड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम लोग जो मैंने बताए आपको कंटेंट्स, बेसिक कंटेंट्स आप समझ जाएंगे, कौन सा प्लैनेट आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कौन सा प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए वीक पॉइंट लेके आ रहा है, ये आप इतना समझ के उस पर वर्कआउट कर सकते हो। यानी हमारी खुद की जो कुंडली है उस पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ हाँ, अपने फैमिली मेंबर्स सबकी इस पे कर सकते हो आप वर्कआउट। आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा प्लैनेट को लाइफ में थोड़ा सा शांत रखना है। और टाइमिंग 11:30 टू कितने बजे तक है? 1 1। 1 o'clock। ठीक। थैंक यू। मतलब 11:30 से शुरू होता है कोर्स, तो बस 12:45 1 तक अगर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो अब तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, डिम्पी जी बोलिए। हेलो मैम। जी मैम मैं ये पूछना चाहती थी, एक्चुअली बेसिक का कोर्स मैंने दूसरे ग्रुप से किया हुआ है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके बाद में एडवांस वाला कोर्स में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है बेसिक तो आप एडवांस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो एडवांस का जब होगा अपडेट दे देंगे ना ग्रुप में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है मैम, तो फिर क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने किया हुआ है तो फिर भी देखती हूँ, और दूसरा कोर्स भी अभी चालू है हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एडवांस में डायरेक्ट आ सकते हैं। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, रानी जी और बोलिए। मैम, और एक बात पूछना था, हाँ हाँ, तो बोलिए डिम्पी जी। जैसे कि मेरा अभी लग्न मतलब शुक्र का है, ठीक है, मैं थोड़ा उसमें मतलब कंफ्यूज हूँ, लग्न तो शुक्र का है और 7 राशि पे ही है, तो उस हिसाब से आपने जैसे कि बोला लक्ष्मी माता का आराधना करने से ठीक है ना, तो जी, कंप्लीट मैंने जो थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो कंप्लीट मंत्र चैंटिंग करना है या फिर सिर्फ स्ट्रीम मंत्र लेकर भी? नो 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 नो, देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा एक अलग हो गया। हम्म, सेकंड, शुक्र के बीज मंत्र एक अलग हो गए। शुक्र के बीज मंत्र हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप डेली 108 टाइम्स करें, और लक्ष्मी हम्म, जी की पूजा एवरी फ्राइडे कर सकते हो। डेली करते हो तो बहुत अच्छा है, पर एवरी फ्राइडे तो जरूर कीजिए। उसमें आप श्रीम मंत्र की चैंटिंग करना चाहते हैं, करिए। डेली में भी श्रीम मंत्र की चैंटिंग करना चाहते हैं तो करिए। पर जो है, शुक्र के हाँ बीज हाँ मंत्र अलग हो गए, वो हो गए ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय हाँ, नमः। वो ठीक है मंत्र मैम। का 108 बार चैंटिंग डेली होना हाँ ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। चाहिए। ठीक हेलो। है, हाँ, रानी जी बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैम, आपने बताया पहला घर मंगल का होता है, तो उसमें 9 नंबर लिखा है, तो गुरु नौवा नंबर गुरु का हुआ, गुरु बैठे हुए हैं, उस पर गुरु भी लिखा हुआ है हम्म। कुंडली में। तो फिर इसका क्या अर्थ माना जा सकता है? हाँ, तो इसमें ये है, आपका 9 नंबर है और गुरु ही है, तो सारा का सारा चीज गुरु ने ही होल्ड किया, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, विष्णु भगवान की पूजा और गुरु के बीज मंत्र। गुरु के बीच मंत्र। ओके। ठीक
है। ओके। और इसमें जो छठे घर में वो छठे सब घर में वो शनि वो और सब छोड़ चंद्रमा दीजिए, को वो एक अलग मैटर है। उसके लिए खाली एक प्लेनेट को देख के कुछ कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसकी राशि में बैठा है, डिपेंड्स। ठीक है। तो आप बेसिक में पूरा ये बताएंगे। हाँ, ये सब बताते हैं। ओके, ठीक है। जी, थैंक यू। संतोष जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। या मैम, मुझे ना ये पूछना है कि अगर लग्न में सिर्फ 7 नंबर लिखा है, बाकी कोई प्लैनेट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम्म। जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो किसकी पूजा, शुक्र, वीनस। कौन सा मंत्र चैंट करेंगे? वीनस, वीनस के बीज मंत्र। लक्ष्मी पूजा करनी? हाँ, लक्ष्मी जी एंड वीनस के बीज मंत्र। ओके। ठीक है ना। ओके। वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो केतु का रहता है ना 7 नंबर? नहीं, ये राशियां हैं, ये नंबर्स खाली खाली नंबर्स नहीं है। इनकी इम्पोर्टेंस कोर्स में बताएंगे। एक राशि क्या क्या चीजों को होल्ड करके रखती है, बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखती है। आपको अपने, अगर आपको अपने पता है कि आपका लग्न में ना क्या नंबर है ना, तो वो करेक्टर्स आपके संग आप खुद देखेंगे, मैच करेंगे। जो जो हम एलिमेंट्स बताएंगे उसके संग, राशि के संग रिलेट करेंगे। जब ओके। मतलब यहाँ पे चैंटिंग शुक्र के मंत्र का होगा और लक्ष्मी जी का पूजा, डेफिनेटली। केतु से रिलेटेड कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, के तो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं ओके मैम। ओके। है। मैम, थैंक यू। और हाँ। हाँ, आकांक्षा जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? तब आप चैट बॉक्स में लिख के आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैम एक छोटा सा सवाल है। हाँ बोलिए। अभी पहले पूछा किसी ने, तो जैसे सातवें घर में केवल 3 नंबर लिखा हुआ है, तो मरकरी का हुआ, तो फिर उसका क्या अर्थ होता है फिर? सेवेंथ हाउस में बोल रहे हैं? सेवन्थ हाउस में केवल 3 नंबर लिखा हुआ है, तो मरकरी का ये घर हुआ ना, फिर तो मरकरी बैठा हुआ होगा फिर, है ना? देखिए, 3 नंबर लिखा है तो उसका डिपार्टमेंट जो है वो मरकरी को मिला हुआ है। ओके, तो फिर इसका क्या मतलब क्या निकलता है इसका? देखिए, ये एक अगर अलग शिफ्ट। टॉपिक है, इसको पूरा डिटेल में हम बेसिक में समझ जाएंगे। ठीक है ना, अभी तो मतलब ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया। ओके, समझ गई। हम्म। ओके। ठीक है। तो मैं एक सेकेंड, मैं आप लोगों के साथ देखती हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है तो मैं भी कर देती हूँ, 2 मिनट। देखिए, उन पे कोई भी अगर नंबर 1 लिखा है तो हमें मंगल पे कंसंट्रेट करना है। फिर उस पे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, डजंट मैटर। ठीक है, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है वहां पे शनि बैठा है या कोई और बैठा है। नंबर 1 जो लिखा है वो आपका लग्नेश है। आपको कंसंट्रेट उसके ऊपर करना है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट बैठा हो। हम्म। मैं अभी जो है फाइल जो है मैं आप लोगों के संग अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि प्राची जी भी लाइन पे नहीं है जो इन यस फाइल मैम। को शेयर कर सके। बट डेफिनेटली आप लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो इंक्वायरी सॉरी ग्रुप मैम, है। एक्चुअली नेटवर्क जो है वाईफाई एकदम से बंद हो गया था। मैं भी कनेक्ट कर देती हूँ। ओके ओके।
मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंगल के बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कवर करेंगे। 9 प्लैनेट्स के बारे में, 12 राशिज के बारे में, 12 हाउसेस के बारे में, 4 ट्राइंगल्स यानी हमारे जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 त्रिकोण होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। हमारे जो साइन हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में, पाया कैसे देखा जाता है चंद्रमा से, वो कौन सा प्लैनेट आपका उच्च का है, कौन सा प्लैनेट नीच का है, यानी एक्सॉल्टेड डेबिलिएटेड प्लैनेट को समझेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एक हाउस में कितनी स्ट्रेंथ है, उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसी है, अच्छी है कि खराब है, इस बात को समझेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट किसको देखता है, हर एक प्लैनेट की कुछ दृष्टियां भी होती हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, भाव कारक क्या होते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही हर प्लैनेट्स का भी एक परमानेंट हाउस होता है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग कि वो भाव कारक हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड हैं, किसको वो हार्म कर सकते हैं। प्राची जी नेक्स्ट पेज कीजिएगा। योग कारक प्लैनेट, हर एक की कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट होता है जो उनकी लाइफ को पीक पे पहुंचा सकता है, उसे कहा जाता है योग कारक प्लैनेट। वो समझेंगे कि कौन से हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट योग कारक होता है। एक होते हैं अकारक प्लैनेट, यानी ऑब्स्टेकल देने वाला प्लैनेट कौन सा है उसके बारे में समझेंगे। बाधक प्लैनेट, जो बाधा देने वाला होता है, वो प्लैनेट के बारे में समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन राशिज एंड प्लैनेट, इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। केंद्रापति दोष समझेंगे, मांगलिक दोष समझेंगे। केंद्रम योग, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, काल सर्प योग, इन सारे योग के बारे में भी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, लाइव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ आपको दिया जाता है। व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, मैं होमवर्क भी देती हूँ और होप करती हूँ उस होमवर्क को कंप्लीट किया जाए ताकि आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमेशा क्लियर रहे आपके लिए। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी, सर्टिफिकेट कोर्स है ये, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। मोबाइल ऐप का एक्सेस पे आप लोग लाइफ टाइम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये आपका सर्टिफाइड कोर्स है, 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 11:30 AM, ड्यूरेशन है 5 क्लासेस, एनर्जी एक्सचेंज है हमारे पास 1500 ओनली। साथ में आपके पास बैंक की डिटेल्स भी दी जा रही है, पेटीएम और गूगल अकाउंट का यूपीआई कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड स्कैन कोड भी दिया जा रहा है। जब भी आप कोई भी तरीके से पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है रेड कलर से 8130283244, इस पे स्क्रीनशॉट जरूर दे ताकि आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकें। जब भी आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे इस नंबर पर। ठीक है, तो ये आपका जो कोर्स है ये हमारा 10 नवंबर से हो रहा है और जितना जल्दी एनरोल कराएंगे उतना अच्छा है। हमारा ग्रुप फॉर्म होता है, ग्रुप के लिए क्या मुझे मटेरियल देना है ताकि मैं ग्रुप में पहले से ही दे सकूं। जिस दिन हमारा कोर्स स्टार्ट हो तो आप लोग थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर हो वो चीजें डाउनलोड करके, तो होपफुली आप जितना जल्दी हो ये डिसीजन लेके ग्रुप को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, सो 10 नवंबर यानी कि अगले मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन आप लोग टाइमली कर लीजिएगा बिकॉज 5 क्लासेस इसकी हम जो मंडे से शुरू करेंगे, तो जैसे मैम ने बताया पहले से कुछ कंटेंट हम ग्रुप में शेयर करके रखते हैं एंड इसका ग्रुप भी 1-2 दिन में क्रिएट हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर टाइमली शेयर कर दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन मिस आउट ना हो। लास्ट मिनट तक वेट मत करिएगा, स्क्रीनशॉट दिए हुए नंबर पे आपको शेयर करना है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, अगेन आप सेम नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन रजिस्टर टुडे एंड यस, हमारे इसके साथ में जो है अभी काल सर्प की क्लास भी हुई थी, जिन लोगों ने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया था आप लोगों की क्लास जो के कंटेंट आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, सो डू रिवाइज दैट ऑल्सो मीनवाइल एंड फॉर एनी डाउट you can connect with us on the number. Thank you so much everybody for joining in. Thank you so much ma'am. थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, सी यू ऑन 10th, बाय बाय।